हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी बिहार सरकार द्वारा जो वैकेंसी आया है बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023, तो इस पे कुल 21,391 पद का वैकेंसी है और आप लोग जानते हो कि 5 गुना बच्चों का लिखित परीक्षा में चयन होना है। तो सभी बच्चों ने तैयारी करना शुरू कर दिया है। आप भी अपना कमर कस लो और आप तैयारी शुरू कर दो। हम लोग इसके लिए एक स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं जो कि ऑफलाइन तो मेरे इंस्टीट्यूट में होना ही है, लेकिन साथ में हम लोग एक रिकॉर्डेड वीडियो सेशन ला रहे हैं जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को डेली देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड एक्स्ट्रा फिगर्स के साथ। तो आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि लगभग 30 क्वेश्चन में ही 100 से 150 क्वेश्चन एराइज हो जाएगा, जो आपके कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप उन 30 क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन उतना ही में हो जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पर बेस्ड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली आप इस सेशन को अच्छे से पढ़ें और इस पे जितने भी प्रश्न आते हैं उनको आप ध्यान से नोट डाउन करके उसकी तैयारी करें। साथ ही हम लोग के ऑफलाइन बैच में भी जो है बाकी अदर सब्जेक्ट जैसे कि मैथ हो, रीजनिंग हो, या फिर मान लो जो भी आपका हिंदी इंग्लिश पूछता है, तो ऑफलाइन बैच में हम लोग उसको डिटेल से पढ़ाने वाले हैं और सेट प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं। तो हमारा ऑफलाइन बैच भी है 3.5 घंटों का, जिसका केवल जो है आपका फी 1250 रुपये। तो आप वहाँ भी क्लासेस कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन जो हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो वाला सेशन होगा, इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे सालों मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और इस सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 इट मीन्स अंग्रेज के टाइम में था और उसमें ब्रिटिश पीएम कौन थे? ये हो जाएंगे आपके पाल्मस्टन। ठीक है, कौन थे? पाल्मस्टन। देखना ये सब भी नाम इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग देख लेंगे इसके बारे में। ब्रिटेन का पीएम पाल्मस्टन था। वहीं अगर बात करते हैं कि भारत में किसका सरकार चल रहा था? अंग्रेज का। मतलब अंग्रेज वहीं से एक्ट बना करके यहाँ बेचता था और अंग्रेज का बैठा हुआ कुछ अधिकारी यहाँ पे काम करता था। तो उस समय यहाँ पे अधिकारी कौन था? ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और ये था कौन? तो ये आपका भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल। ठीक है, कब हुआ था ये घटना? तो ये हो जाएगा आपका 10 मई। ठीक है, 10 मई 1857 को ये घटना स्टार्ट हुआ था। मतलब ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। मतलब इस विद्रोह का रीजन बहुत सारा था, बहुत ज़्यादा रीजन था, लेकिन एक होता है तात्कालिक। मतलब तात्कालिक उस समय का रीज़न क्या था? तो वो था आपका उसमें हो रहा था कि जो हथियार आया था उसमें जो कारतूस लगा हुआ था, ऐसा लोग कह रहा था कि गाय और सुअर के चमड़े से बना हुआ है, जिसको मुंह से खींच कर निकालना होता था। और उस समय क्या हुआ था कि लोग धर्म को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जागरूक होता था और यही सब वजह से क्या हुआ, गाय को लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता था। तो यही सब वजह से उसमें मतलब अचानक से हिंसा भड़क गया था 10 मई 1857 को। और सबसे पहले इस विद्रोह में सबसे पहले फांसी किसको दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे, इसको सबसे पहले क्या दिया गया था? फांसी। वहीं पे अगर बात करते हैं तो देखना इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वो हो जाएगा आपका वीडी सावरकर। और वीडी सावरकर इनका जन्म कब हुआ था? तो देखिएगा वीडी सावरकर का जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। ठीक है, इसलिए बहुत लोग बोलता है कि ये घटना आपका 1857 में हुआ था और इन्होंने इसके बारे में एक बुक लिखा था। तो फिर लोग बोलता है कि जब इनका जन्म खुद ही बाद में हुआ था, फिर क्या इनको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, और अगर आगे आते हैं तो देखना चर्चिल भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन थे? तो ये भी आपके ब्रिटेन के पीएम रहे थे। और कब? तो 1942 ईस्वी के लगभग में। ठीक है, और उस समय क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चल रहा था। वहीं बात करते हैं इटली के बारे में। तो जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका क्लीमेंट इटली। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पाल्मस्टन, और उस समय भारत में थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। बात करते हैं यहाँ पे पहले तो कर्जन कौन था और औरंगजेब कौन था? औरंगजेब आपका मुगल शासक था। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था ये औरंगजेब मुगल। ठीक है, ये मुगल शासक था। ये कब बैठा था गद्दी पे? तो 1658। ठीक है, और इसकी डेथ कब हुई थी? 1707 को। ठीक है, इसके बाद ही अंग्रेज यहाँ पे क्या हुआ था? हावी होने लगा था। ठीक है, तो पहले तो हम लोग औरंगजेब के बारे में देख लीजिए जो आपका मुगल शासक रहा था। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1658 से 1707। देखिएगा थोड़ा सा और यहाँ पे अगर शॉर्ट में हम लोग देखते हैं कि मुगल प्रशासन में या फिर मुगल शासन में कौन कौन सा शासक रहा था। तो सबसे पहले तो आपका बाबर था। ठीक है, बाबर। इसके बाद इसका पुत्र आया था कौन? हुमायूं। ठीक है, बाबर, हुमायूं। उसके बाद था आपका अकबर, उसके बाद आपका जहांगीर,
फिर आपका शाहजहाँ, और फिर फाइनली या फिर लास्ट कह सकते हो, लास्ट जो आपका शक्तिशाली शासक था ये था आपका औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। इसके बाद कोई भी इंपॉर्टेंट शासक नहीं आया, और इस समय तक, औरंगजेब के समय तक अंग्रेज बिल्कुल भी पावरफुल नहीं था, मतलब बस इसके अंडर में काम कर रहा था, यहाँ पे व्यापारी का काम कर रहा था। इसका जब मृत्यु 1707 में हुआ, उसके बाद फिर अंग्रेज यहाँ पे अपना पैर जमाना स्टार्ट किया। जैसे हम लोग देखें प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 57 में, मतलब 1757। बक्सर का युद्ध 1764, मतलब औरंगजेब के मरने के बाद ही। यहाँ पे औरंगजेब का बात हुआ। अब आगे देखिएगा, जैसे कर्जन, अब यहाँ पे क्वेश्चन पहले क्या था हमारा कि कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? औरंगजेब के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसको कट्टर मुगल शासक कहा जाता था, कट्टर मुस्लिम शासक कहा जाता था, बहुत चीज़ें तोड़ फोड़वा दिया था। वैसे ही आपका कर्जन भी था। कर्जन का टाइम पीरियड क्या था? तो इसका टाइम पीरियड था 1905। ठीक है, और 1905 में भारत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था। क्या? तो बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन। और इसी समय से, ठीक है, इसी समय से हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ना शुरू हुआ, जो आपका पाकिस्तान बनने का कारण बना था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन द्वारा किया गया। इसीलिए ये स्टेटमेंट कौन दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, G.K. गोखले, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कर्जन को औरंगजेब के बराबर में बताया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि महात्मा गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु माने थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु महात्मा। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो देखिएगा 1915। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में, और वापस कब आए थे? 1915। और कब आए थे? तो 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस आए थे, और उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माने थे। और 19 फरवरी के लमसम में, ठीक है, 19 फरवरी 1915 में क्या हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ हो गई थी, मतलब ज़्यादा दिन तक इनके गुरु रह भी नहीं पाए थे। एक चीज़ और याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, INC मतलब कांग्रेस का अध्यक्षता भी किए थे, उस समय था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और कब किए थे? तो 1905 में ही। ठीक है, 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक की रचना की थी। दादा भाई नेहरू तो ये भी आपके रहे थे 3 बार। ठीक है, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और एनी बेसेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की तो नहीं थी, आयरलैंड की थी, लेकिन भारतीयों के लिए बहुत सारा काम की थी। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम नीचे दिए गए हैं। अब देखो, अब इसमें क्या होगा ना कि हम लोग को सारा युद्ध का कम से कम डेट तो पता होना चाहिए, इसमें तब तो पता चलेगा कि क्या होगा। पहले तो हुमायूं, कौन था हुमायूं? तो अभी हम लोग देखे थे कि बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं, मतलब बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। और सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव अपने लाइफ में किसको देखना पड़ा था? हुमायूं को ही। मतलब ये बेचारा अच्छे से शासन नहीं कर पाया था, बहुत दिक्कत हुआ था, शेर शाह सूरी के साथ हमेशा इसका टक्कर होते रहता था। यहाँ पे देखिएगा युद्ध के बारे में, सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ से देखते हैं चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। ठीक है, और चौसा कहाँ पड़ता है? तो हमारे बिहार के बक्सर जिले वाले स्थान पे। देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1532। मतलब देखो ये ऑप्शन गलत तो हो गया पहले, लेकिन फिर भी देखते हैं। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था कन्नौज या फिर बिलग्राम। ठीक है, कन्नौज को ही बिलग्राम भी कहा जाता है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1540 में। ठीक है, और उसके बाद फिर आना सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। ठीक है, अब देखिएगा इसको 1532 वाला पहले कौन हो जाएगा? देवरा। ठीक है, यहाँ भी है। दूसरा आपका 1539 चौसा, ये भी यहाँ है। उसके बाद देखिएगा 1540 कन्नौज वाला। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, देवरा का युद्ध 1532, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और सरहिंद हो जाएगा आपका 1555। ठीक है, और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्नौज वाला 1540 में जो हुआ था। इसके बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन मतलब छुप करके रहना पड़ा था। और कब से कब तक? तो 1540 से लेकर के 1555 तक। और किसकी वजह से? तो शेर शाह सूरी की वजह से। ठीक है, ये छुप करके मतलब 15 साल जीवन ये अपना छुप करके बिताया था। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? अब देखो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेगा। पहले तो जजिया कर क्या था? तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखिएगा कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स क्या था? जजिया कर। गैर मुसलमान बोलने का मतलब उसमें हिंदू भी आ जाता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कोई भी धर्म आ जाता, मतलब मुस्लिम के अलावा। सर्वप्रथम इस टैक्स को लगाया कौन था? तो देखना ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। सर्वप्रथम कौन लगाया था? तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम। और ये कौन था? तो भारत पर
भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? यही था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि भारत के सिंध वाले एरिया को जीत लिया था और यहाँ पे कौन सा टैक्स लगाया था? जजिया कर। ठीक है, जजिया कर यहाँ पे सबसे पहले यही लगाया था। और इसका क्या करना था कि या तो अपना धर्म परिवर्तन कर लो, या फिर अगर पैसा है तो फिर टैक्स देते रहो, हर महीने टैक्स देना पड़ता था। और जिसके पास पैसा नहीं होता था टैक्स पे करने का, तो वो फिर अपना धर्म चेंज कर लेता था। और इसी वजह से क्या हुआ, भारत में मुस्लिम शासन स्टार्ट होने लगा। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखें, ये लगाया, सर्वप्रथम खत्म कौन किया? तो खत्म किया था आपका अकबर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम जो था कुछ समुदाय को छोड़ दिया था। जैसे किसको छोड़ दिया था? तो ब्राह्मण को छोड़ दिया था। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति को छोड़ दिया था, महिला को छोड़ दिया था, बच्चा को छोड़ दिया था, और विकलांग। ठीक है, जो विकलांग अपाहिज टाइप का जो लोग होता था उसको छोड़ दिया था, उस पर ये टैक्स नहीं लगाया था। लेकिन आगे जाकर के फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, आगे जाकर के फिरोज शाह तुगलक जो आपका तुगलक वंश का शासक था, ये क्या किया, ये ब्राह्मण पे भी लगा दिया। मतलब इसमें किसको ऐड कर दिया? तो ब्राह्मण को भी क्या किया? ऐड कर दिया, मतलब उससे भी टैक्स लेने लगा। जबकि मोहम्मद बिन कासिम क्या किया था? इसको छोड़ दिया था। यहाँ पे एक नाम और देखेगा, जैनुल आबिदीन, ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर। अब इसको अकबर का संज्ञा क्यों दिया गया? क्योंकि देखिएगा ये जो है आपका कश्मीर में भी ये कर स्टार्ट था, मतलब कश्मीर में भी जजिया टैक्स लगा हुआ था, उसको ख़त्म कौन किया था? तो जैनुल आबिदीन जो कश्मीर का शासक था, इसलिए इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, आइएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 5, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, हम लोग क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में बांटे हुए हैं, जैसे भी हिस्ट्री, आगे पॉलिटी, ज्योग्राफी सब आएगा। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? देखो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, महान स्नानागार, ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। 2-4 क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से। सबसे पहले अगर आपसे बात करता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था या सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो अब हमारे भारत में नहीं है। कहाँ चला गया ये? तो बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया? ये चला गया पाकिस्तान में। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर पूछता है भारत में सबसे बड़ा, ठीक है, अगर पूछता है भारत में सबसे बड़ा, तो भारत में सबसे बड़ा हो जाएगा आपका राखी गढ़ी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? राखी गढ़ी। और ये कहाँ है? तो ये है हमारे हरियाणा में। वहीं बात करेगा भारत में दूसरा सबसे बड़ा, इस बार CRPF वाले में पूछा हुआ था, दूसरा सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। और ये कहाँ है? तो ये है आपका गुजरात में। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि पूरी सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? सबसे बड़ा इमारत, तो देखिएगा सबसे बड़ा इमारत, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से समझिएगा। तो ये हो जाएगा आपका अन्नागार। ठीक है, कहीं कहीं देखिएगा तो स्नानागार दिया रहेगा, जो कि वो गलत होगा। सबसे बड़ा इमारत अन्नागार था, और ये कहाँ था? तो ये भी आपका मोहनजोदड़ो में ही था। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि सबसे बड़ा स्नानागार, तो वो भी कहाँ था? वो भी आपका मोहनजोदड़ो में ही था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। वहीं अगर आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल, ठीक है, सबसे छोटा स्थल, तो ये हो जाएगा आपका अल्लाह दीनू। एक बार यहाँ पे देख लेना, मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये आपका पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है? तो ये भी पाकिस्तान में चला गया। लोथल, तो ये गुजरात में हो गया। और कालीबंगा, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा कहाँ? तो ये घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी। लोथल, तो ये आपका भोगवा नदी के किनारे। और हड़प्पा, तो ये हो जाएगा आपका रावी नदी। और मोहनजोदड़ो, तो ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी। देखो एक क्वेश्चन से कितना सारा क्वेश्चन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। अब देखिएगा सबसे पहले तो अनुच्छेद 79, इसमें किस चीज़ का चर्चा है? तो संसद का। सिंपल एक तो आपको वर्ड याद रखना है, स र ल। ठीक है, अब स से क्या हो गया? तो देखना, स से हो गया आपका संसद। ठीक है, र से हो गया आपका राज्यसभा। ठीक है, और ल से हो गया आपका लोकसभा। अब देखिएगा सबका अनुच्छेद, तो ये हो जाएगा आपका 79 में, ये होगा आपका 80 में, और ये होगा आपका 81 में। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर सदन के बारे में बात करते हैं तो सदन हो जाएगा आपका राज्यसभा और आपका लोकसभा। वहीं अगर बात करते हैं कि संसद के कितने अंग होते हैं, कितने भाग होते हैं, ठीक है, अगर बात करते हैं अंग का, तो ये हो जाएगा आपका 3। कौन कौन सा? तो राज्यसभा,
लोकसभा और आपका राष्ट्रपति। क्योंकि अगर हम लोग को कोई भी बिल पारित करना है तो पहले या तो राज्यसभा से पारित करवाओ, फिर लोकसभा से पारित करवाओ, फाइनली राष्ट्रपति का साइन अगर उस पर होगा तभी वो बिल जाकर के क्या बन जाएगा, विधेयक बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संसद का अभिन्न कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आपका ये सभी, मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और आपका राज्यसभा। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में तो किस अनुच्छेद में इसका चर्चा है, तो अनुच्छेद 52। ऐसे तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 52 में। एक चीज़ और देखिएगा कि अभी हमारे भारत में नए संसद भवन का क्या हुआ, इनॉग्रेशन, और कब हुआ, तो ये हुआ आपका 28 मई 2023। करेंट की नज़र से तो इम्पॉर्टेंट है, आगे जाकर के ये आपका स्टैटिक भी बन जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिएगा, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन मतलब क्या हो गया, जैसे जो गांव वगैरह में होता है मुखिया पंचायत, यही आपको हो गया आपका स्थानीय स्वशासन। देखो, गांधी जी का कहना था कि जब तक कोई भी गांव डेवलप नहीं होगा, कोई स्टेट और कोई कंट्री डेवलप नहीं हो सकता है। अब वहाँ पे प्रधानमंत्री बैठा हुआ, क्या आपका गांव देख पाएगा, उसको तो गांव का नाम भी नहीं पता। तो हर जगह एक छोटा सा शासन होना चाहिए, और गाँव में इसीलिए स्थानीय स्वशासन होता है, ताकि पहले गाँव डेवलप हो, फिर धीरे शहर डेवलप हो, राज्य डेवलप हो, फिर आपका देश डेवलप हो। अब आगे देखना स्थानीय स्वशासन। सबसे पहले अगर एकदम से प्राचीन में चले जाते हैं तो प्राचीन भारत में, ठीक है, एकदम से प्राचीन भारत में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था आपका चोल काल में। ठीक है, चोल काल में। चोल काल अभी बहुत इंपॉर्टेंट भी था और चर्चा में भी था। रीज़न संगोल की वजह से। हम लोग देखे थे कि संसद भवन में आपका संगोल लगाया गया था, कहाँ पे, तो लोकसभा स्पीकर के सीट के बगल में। संगोल क्या था, तो ये आपका चोल प्रशासन का ही प्रतीक था। तो अगर देखो, अगर आप, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का हो जाएगा सारा नाम, लेकिन अगर आप भारत में प्राचीन में चले जाते हो तो स्थानीय स्वशासन पहली बार हमारे भारत में ही चालू हुआ था, वो भी दक्षिण भारत में। अब यहाँ पे आइएगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। ठीक है, पहली बार, ठीक है, लॉर्ड रिपन हो जाएगा इसका। और लॉर्ड रिपन कौन था, तो अंग्रेज अधिकारी था यहाँ पे। देखिएगा, लॉर्ड रिपन के बारे में अगर देखिएगा ना, तो ये बहुत अच्छा काम किया था भारत में। जैसे पहले तो स्थानीय स्वशासन स्टार्ट करवाया, दूसरा देखिएगा प्रथम कारखाना अधिनियम। ठीक है, क्या, तो प्रथम कारखाना अधिनियम। इसमें ये सब रूल लगाया था कि इतना साल से छोटा बच्चा काम नहीं करेगा, या फिर इतना काम करेगा, इतना छुट्टी मिलेगा, इतना टाइम होगा। अंग्रेज पहले क्या होता था, धड़ल्ले से खूब काम कराता था। पहली बार यही नियम कानून लाया था, प्रथम कारखाना अधिनियम। और कब लाया था, 1881 में। ठीक है, और पहली बार स्थानीय स्वशासन भी कौन स्टार्ट करवाया, लॉर्ड रिपन। और अगर देखते हो तो इसी के समय में इल्बर्ट बिल विवाद भी हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद, ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो अभी इतना याद रखिएगा। आगे देखिएगा, और अगर बात करते हैं तो नियमित रूप से, ठीक है, क्या, तो नियमित रूप से जनगणना, नियमित रूप से जनगणना कौन शुरू करवाया, तो ये भी हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। नियमित रूप से बोलने का मतलब, इसका मतलब इससे पहले भी कोई करवाया होगा, तो देखना लॉर्ड मेयो जो था ना, 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना करवाया था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि लॉर्ड मेयो का हत्या कर दिया गया था भारत में। ठीक है, लॉर्ड मेयो का भारत में ही हत्या कर दिया गया था। और याद रखिएगा, पहली बार जनगणना कौन करवाया, लॉर्ड मेयो 1872 में, बट यूँ ही करवा दिया। लेकिन आपका जो लॉर्ड रिपन था, ये किया कि अब हर 10 वर्ष में क्या होगा, जनगणना होगा। मतलब नियमित रूप से जनगणना कौन स्टार्ट करवाया, लॉर्ड रिपन। और कब करवाया, तो 1881। अभी भी देखिएगा ना कि 2001 में जनगणना हुआ, 2011 में हुआ, 2021 में होना था, बट कोविड की वजह से हो नहीं पाया। तो इतना चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन 1905 में क्या करवा दिया था, बंगाल विभाजन। लॉर्ड क्लाइव, तो बंगाल का पहला गवर्नर। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 22 दिसंबर। एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुजन, ठीक है, रामानुजन के जयंती पर, रामानुजन के जयंती पे क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। वहीं अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस ये कब मनाया जाता है। देखिएगा, पहले तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को पाई डे, ठीक है, पाई डे भी कहते हैं। अब कब मनाया जाता है, तो पाई से हम लोग को पता चल सकता है। पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 3.14, ठीक है। और यहाँ से 14 को डेट में ले लेना और 3 को मंथ में काउंट कर लेना, तो 14 मार्च, ठीक है। और इसीलिए मनाया भी जाता है, पाई को इंडिकेट करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रुप ऑफ 7 या फिर इसको G7 भी कहा जाता है, कब बना था।
देखो ये आपका हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे ग्रुप ऑफ 7 मतलब G7 कब बना था? पहले तो G7 था ही नहीं, पहले आपका G6 था। क्या था? G6 कब बना था? 1975 में। कौन कौन सा देश था इसमें? तो पहले देखना यहाँ पे, पहले इसमें USA था, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का हो गया। अगर यूरोप में आते हैं तो ब्रिटेन था, जर्मनी था, इटली था और आपका फ्रांस था। वहीं एशिया में देखें तो एशिया में आपका जापान था, ठीक है। वहीं देखिएगा 1975 का बात हुआ, 1976 में क्या हुआ? एक देश जुड़ गया। कौन सा जुड़ा? तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका का ही कनाडा जुड़ा, ठीक है, कनाडा। अब कितना देश हो गया? तो अब हो गया आपका G7। कब हुआ? तो 1976 में। उसके बाद फिर देखिएगा उसके बाद देखिएगा 1998 98 में कौन जुड़ गया? तो ये जुड़ गया आपका रसिया, ठीक है। कौन जुड़ गया? रसिया, ठीक है। मतलब पहले तो G6 था, फिर G7 हुआ, फिर G8 हुआ। उसके बाद क्या किया कि रसिया जो था 2014 में, ठीक है, किस पे अधिकार कर लिया? क्रीमिया, ठीक है, क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। इस वजह से इसको G7 से मतलब G8 से हटा दिया गया। और जैसे ही रूस को फिर से हटाया गया तो अब कौन सा देश बन गया? अब आपका बन गया G7, ठीक है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि ये बना कब था? 1975 में, ठीक है। 1975 ही काउंट किया था, जो कि 1976 होना चाहिए था, क्योंकि पहले तो G6 ही था। अभी आपका G7 का बैठक हुआ था और कहाँ हुआ था? कितने नंबर का हुआ था? तो ये हुआ था 49वें नंबर का। और कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। हम लोग देखे थे जापान में होना था G7 का बैठक, लेकिन साथ ही आपका क्वाड का भी बैठक कहाँ हो गया था? तो जापान में हो गया था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चीज़ और, क्या भारत इसका मेंबर है? नहीं, तो भारत आपका G7 का मेंबर नहीं है। देखो हम लोग कहीं पे चर्चा नहीं की वहाँ पे। भारत आपका G20 का मेंबर है, ठीक है। भारत आपका G20 का मेंबर है और इस बार भारत G20 का अध्यक्षता भी कर रहा है, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10, फोर्टालेजा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसके मामलों से संबंधित है? अब देखो क्या है, तो नाम है आपका फोर्टालेजा उद्घोषणा, ठीक है। फोर्टालेजा डिक्लेरेशन ये संबंधित है आपका ब्रिक्स से, ठीक है। ब्रिक्स क्या है? तो यहाँ पे आप जो भी नाम देख रहे हो ये कुछ देशों का ग्रुप है, ठीक है, ब्रिक्स। अब देखो क्या हुआ था कि ब्रिक्स का बैठक हुआ था, तो उसी समय आपका फोर्टालेजा घोषणा हुआ और इसमें ये हुआ कि ब्रिक्स देशों के लिए एक बैंक होना चाहिए जो इसके काम में हेल्प करे। और उसी समय 2014 में कौन से बैंक का स्थापना किया गया? NDB, ठीक है, NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक। और इसका स्थापना कब हुआ? 2014 में। और किस डिक्लेरेशन के बाद? तो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है। अगर इसके बारे में देखते हो तो अभी इसकी नई अध्यक्ष बनाई गई है और वो कौन है? तो डिल्मा रूसेफ। देखो ब्रिक्स से ही नाम का भी पता चल जाएगा कंट्री का। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगर बात करते हैं आसियान के बारे में, तो आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967, ठीक है, 1967। बात करते हैं WTO के बारे में, तो पहले गैट होता था, ठीक है, उसके जगह पे WTO आया। पहले होता था आपका गैट, बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया और इसके जगह पे क्या आया? WTO। इसकी स्थापना कब हुई? 1995, ठीक है। ये सब वन लाइनर फॉर्मेट में से याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कारागारों मतलब क्या हो गया? जेल, ठीक है। निम्नलिखित जेलों में से किस एक में पंडित नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, जो हमारे पहले PM रहे थे। किस जेल में बैठ करके लिखे थे? तो अहमदनगर फोर्ट जेल में। उसमें होता था कि जो भी क्रांतिकारी होता था उसको जेल में बंद कर दिया जाता था और वहीं बैठ करके इन लोग क्या किए थे? अपना बुक लिखते थे। जैसे 2-3 गो जेल का नाम याद रखिएगा। यरवदा जेल कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। यरवदा जेल आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। और यहाँ पे भी कोई बुक लिखा था, कौन लिखे थे? तो ये लिखे थे महात्मा गांधी, ठीक है। और कौन सा बुक लिखे थे? तो अपना ऑटोबायोग्राफी। बुक का नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। और इसमें गांधी जी अपने बारे में 1920 तक के बारे में सब कुछ लिखे हैं, ठीक है। वो अपने जन्म से लेकर के 1920 तक के बारे में लिखे कि क्या क्या उनकी लाइफ में हुआ था। एक चीज़ और देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। इनको भी मांडले जेल में, ठीक है, बर्मा जो अभी म्यांमार कहा जाता है, बर्मा के मांडले जेल में इनको ही बंद किया गया था, मांडले जेल में, ठीक है। और इस जेल में कौन सा बुक लिखे थे? तो गीता रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य नामक बुक। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। पहले तो बुक का नाम कहाँ से लिखे, कौन लिखा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में।
देखिएगा, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ठीक है, जैसे कि बहुत सारा चीनी यात्री आता था किस समय, जिसमें भारत में बौद्ध धर्म चल रहा था, उस समय शिक्षा का केंद्र ही भारत हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आगे जाकर के बख्तियार खिलजी द्वारा क्या कर दिया गया, ध्वस्त। तो पहले जब चीनी लेखक आता था तो भारत में आता था, बहुत सालों तक रहता था और पढ़ता था, तो उस समय वो बुक भी लिखता था हमारे भारत के बारे में। तो हमारे भारत का चर्चा किस नाम से वो किया है, तो वो किया है आपका इन तू के नाम से। किस नाम से? इन तू, ठीक है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, या फिर थियान तू भी देख सकते हो। ये सब किसका नाम है? हमारे भारत का नाम। कौन लिखता था इस नाम से? तो चीनी लेखक। देखिएगा यहाँ पे, जैसे एक चीज़ और याद रखना, मेलुहा, ठीक है, मेलुहा। तो मेलुहा का भी जिक्र किसके लिए किया गया? तो हमारे भारत के लिए ही किया गया। कहाँ? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय मेसोपोटामिया, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय मेसोपोटामिया अभिलेख में भारत का नाम क्या मिला है? मेलुहा। जबकि हमारे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो ये तो सब जानता होगा कि महाभारत में दुष्यंत का पुत्र कौन था? भरत, उसके नाम पे पड़ा। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव। इनके भी बड़े पुत्र का क्या नाम था? भरत। तो जैन धर्म वाले लोग बोलते हैं कि ऋषभ देव के पुत्र के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। आगे आइएगा, सी यू की, ये क्या है? तो ये हिन स्वांग द्वारा लिखित बुक का नाम है, ठीक है। वहीं देखना फो क्यू की, ये क्या है? तो इसको फाहियान द्वारा लिखा गया था, फाहियान। ये कौन था? चीनी लेखक। एक चीज़ यहाँ से और याद रखिएगा, पूछ लेता है ऐसे, जैसे अभी पूछा हुआ था हुमायूं वाला, युद्ध का क्रम पूछा हुआ था, वैसे ही चाइनीज़ लेखक का क्रम पूछ लेता है कि बताइए भारत में चाइनीज़ लेखक कैसे आया था, या फिर उनके आने का क्रम। तो याद रखिएगा, फांसी हुई, ठीक है। इधर देखिएगा, फांसी हुई। अब इससे क्या हो गया? तो फ से फाहियान हो गया आपका, ठीक है, स से संयुगन, ह से हेनसांग और ई से इत्सिंग, ठीक है। फाहियान, संयुगन, हेनसांग और आपका इत्सिंग, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इतना देखें, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है इसी टाइप से। देखना, असहयोग आंदोलन, नाम से ही पता चल रहा है कि सहयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। कब हुआ था? 1920 में। किसके विरुद्ध हुआ था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध ही हुआ था। लेकिन हुआ क्या था ना कि पहले तो ये सही चल रहा था। अब देखो, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। शॉर्ट में इसके बारे में बताया ही नहीं जा सकता है। इतना भी याद रखिएगा कि 1920 में ये स्टार्ट हुआ था और 1922 में, ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया। और इस वजह से महात्मा गांधी के बहुत सारे विरोधी लोग आ गए थे। रीज़न था कि पहले तो असहयोग आंदोलन करने में मुश्किल लग रहा था, फिर भी आदमी जैसे तैसे इसको कोशिश किया। 1922 तक आदमी इसका मतलब कर भी रहा था, बॉयकॉट कर रहा था, लेकिन फिर महात्मा गांधी इसको ख़त्म कर दिए। कैसा? तो हिमालय जैसा भूल बता के। क्यों? क्योंकि उस समय क्या हुआ था ना, चौड़ी चौड़ा कांड हो गया था। अब ये कब हुआ था और क्या हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था कि कुछ इंडियंस मिल करके, मतलब अंग्रेज के जेल में, ठीक है, मतलब जेल था, होता था यहाँ पे जेल भी बना होता था, और इसमें 22 पुलिसकर्मी, ठीक है, 22 पुलिसकर्मी बैठे हुए थे और कुछ इंडियंस गए थे और जा करके इस जेल में आग लगा दी और 22 का 22 पुलिस क्या हुआ? मर गया। तो इसीलिए गांधी जी बहुत गुस्सा हो गए, बोले कि हम लोग को अहिंसा नहीं करना है। और चूंकि असहयोग आंदोलन में अब क्या हो चुका, अब अहिंसा हो चुका है, मतलब सॉरी हिंसा हो चुका है, ठीक है, हिंसा हो चुका है, तो अब हम इसको नहीं चलाएंगे। और क्या किया? इसको ख़त्म कर दिए। अहिंसा मतलब क्या हो गया कि मारकाट नहीं करना, और हिंसा मतलब क्या हो गया? मारकाट। तो ये चीज़ गलत चीज़ हो गया और इसीलिए वजह से क्या किया महात्मा गांधी? इसको ख़त्म कर दिए। सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, 1922 में ख़त्म हो गया। और किस वजह से? तो आपका चौड़ी चौड़ा कांड की वजह से। और महात्मा गांधी इसको क्या संज्ञा दिए? तो हिमालय जैसी भूल का, जो कि गलत था। इसके पहले देखो ना क्या हुआ था भारत में 1919 में, ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कितना लोग मारा गया था। यहाँ पे तो 22 पुलिस ही मारा गया, लेकिन गांधी जी क्या थे कि हिंसा के बिल्कुल भी खिलाफ थे, इसलिए इसको ख़त्म भी कर दिए। याद रखिएगा, चौड़ी चौड़ा कांड के बारे में पूछ लेता है। 4 फरवरी 1922 को हुआ था और इस वजह से ख़त्म कर दिया गया। याद रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह पिछली बार दरोगा में पूछा हुआ था, ऐसे नहीं था, मतलब वैसे ही 4 क्रम दे दिया था और बोला था कि सही क्रम बताइए। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह तो 1917 में, ठीक है, और कौन सा? तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1918 में, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, शिवांती कप किस खेल से संबंधित है? कौन सा कप? तो देखना शिवांती कप ये हो जाएगा आपका वॉलीबॉल से, ठीक है। किससे?
वॉलीबॉल से, और वॉलीबॉल में कितना प्लेयर होता है एक टीम में, तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। कितना हो जाता है 6, एक टीम में 6 प्लेयर होता है। देखिएगा ये सब क्वेश्चन, और एक तो ऐसा कप वाला 100% पूछ ही लेता है। जैसे देखना अभी MTS का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ था मर्डेका कप। कौन सा? मर्डेका कप। किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका फुटबॉल से। वहीं देखिएगा हॉकी, हॉकी में कितना प्लेयर होता है, तो हॉकी हो गया आपका 11 प्लेयर। क्रिकेट में भी आपका 11 प्लेयर होता है। देखिएगा सबसे ज़्यादा प्लेयर किस खेल में होता है, तो ये हो जाएगा आपका रग्बी, ठीक है। रग्बी फुटबॉल जो होता है उसमें 15 प्लेयर होता है। और देखिएगा थॉमस कप, ठीक है, अभी चर्चा में रहा था थॉमस कप। और देखिएगा उबेर कप, और एक देखिएगा आप सुद्रीमन कप, ठीक है, सुद्रीमन कप। तीनों किससे संबंधित है, तो तीनों तो हो जाएगा आपका बैडमिंटन, ठीक है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप कौन खेलता है, तो ये सिर्फ मेल के द्वारा खेला जाता है, मतलब पुरुष के द्वारा। उबेर कप तो ये हो जाएगा फीमेल के द्वारा। और सुद्रीमन कप तो ये सबके साथ खेला जाता है। और अभी सुद्रीमन कप करंट में कौन जीता है, तो आपका चीन जीता है, चाइना जीता है। और देखिएगा यहाँ पे जैसे अगर बात करते हैं क्रिकेट के बारे में, तो ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, और देखिएगा देवधर ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका क्रिकेट से, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, अम्ल वर्षा जिसको एसिड रेन भी कहा जाता है का मुख्य कारण कौन सा गैस है, तो मतलब यही पूछ रहा है कि अम्ल वर्षा किस वजह से होता है। अम्ल वर्षा से क्या होता है कि पानी वगैरह सब गंदा हो जाता है। जैसे ताजमहल, इसका कलर जो डाउन होते जा रहा है, सीधा क्वेश्चन यही पूछता है कि ताजमहल के मलिन होने का कारण क्या है, तो यही हो जाएगा आपका अम्ल वर्षा। और इसमें किस गैस, कौन सी गैस की वजह से होता है, तो ये हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। आइएगा आगे, जैसे देखिएगा कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक है। जैसे पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु पाया जाता है सबको अलग अलग बॉटनी और जूलॉजी के अकॉर्डिंग अलग अलग भाग में बांटा गया है। इसमें ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि किस संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका अर्थोपोडा, ठीक है। अर्थोपोडा में सबसे ज़्यादा, मतलब जितना भी कीट पतंग कीड़ा मकोड़ा जो होता है वो आपका अर्थोपोडा में ही आता है। अगर मान लो कि पूरे जीव की संख्या पृथ्वी पे 3 है, तो उसमें से 2 आपका अर्थोपोडा ही हो जाएगा। बाकी जितना फाइलम हुआ उन सबका मात्र एक ही होगा। सबसे ज़्यादा संख्या किसका होता है, ये हो जाएगा आपका अर्थोपोडा का। आइएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 7, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। मुखौटा तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है, तो ये हो जाएगा आपका पेमा खांडू। वहीं अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो कैबल्य त्रिविक्रम पटनायक, ठीक है। याद रखिएगा कि अभी आपका अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ था, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यहीं स्टार्ट हुआ था। और चाइना क्या किया था ना, कि अभी यहाँ पे 11 स्थान का नाम चेंज कर दिया था, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे जैसे अगर बात करते हैं पश्चिम बंगाल, यहाँ का एक डांस देखिएगा गंभीरा, ठीक है। गंभीरा कहाँ का है, यह है आपका वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल के CM ममता बनर्जी और गवर्नर कौन हो जाएंगे, CV आनंद बोस। आगे आना, कौन सा चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। अब देखना लक्षद्वीप क्या है, तो ये हमारा UT है, मान लो कि ये भारत है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहीं पे आपका मालदीव पड़ता है जो आपका छोटा सा द्वीपीय कंट्री है। तो आप यहाँ पे लक्षद्वीप के साथ कहीं कहीं आपको भारत लिखा हुआ मिल जाएगा कि भारत को मालदीव से अलग कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका 8 डिग्री चैनल। क्या हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को किससे अलग करता है, तो मालदीव से, या फिर भारत को मालदीव से अलग करता है। वहीं बात करते हैं अगर 9 डिग्री के बारे में, तो देखिएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय, कौन सा, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है, तो ये हो जाएगा आपका 9 डिग्री चैनल। वहीं 10 डिग्री चैनल तो अंडमान निकोबार, जैसे कि अगर भारत है तो यहाँ पे अंडमान है और यहाँ पे निकोबार है, तो 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को, ठीक है। याद रखिएगा जो हमारा क्या है, UT है, ठीक है, अंडमान निकोबार को, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 19, कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी, ये हो जाएगा आपका दुर्लभ वर्धन। अब कश्मीर का कारकोट वंश, कश्मीर में टोटल कितना वंश रहा था, तो ओनली 3 वंश। कौन कौन सा, तो देखिएगा कारकोट, उत्पल और
लोहार। ये तीनों राजवंश कहाँ का था? तो ये था आपका कश्मीर का। और देखो तीनों ऑप्शन है, क्वेश्चन में क्या करेगा कि कुछ और दे देगा मिलता जुलता और बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा कश्मीर का राजवंश नहीं है। हम लोग को याद रखना है कारकोट, उत्पल और आपका लोहार। अगर बात करते हैं तो देखिएगा कश्मीर का जो इतिहास है कहाँ से हम लोग को पता चलता है? राजतरंगिणी, ठीक है। और उसी बुक में ये सब मिलता है। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है आपका कल्हण, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया? कल्हण के द्वारा। कश्मीर का इतिहास इसी से पता चलता है। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? तो अभी हम लोग देखे थे जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन। अगर अभी बात करते हैं तो कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, अगर करंट से ऐड करते हैं तो एलजी कौन है? मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। कश्मीर आपका यूटी कब बना? ये हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था और इसीलिए उस दिन बनाया भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, भारत में कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी है? मतलब भारत में कितने राज्य तटीय सीमा से लगते हैं? अब देखो इसमें मैप रहता तो ज़्यादा सही होता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इसका सीमा किससे लगता है? तो ये हो जाएगा तट से। तट मतलब समुद्र से लगने वाला। अगर पूरे विश्व में देखते हैं तो सबसे लंबी तटीय सीमा किस देश की है? तो ये हो जाएगा आपका कनाडा। किसकी है? कनाडा। वहीं अगर राज्य में बात करते हैं तो देखना, ठीक है। मान लो कि भारत का प्रायद्वीपीय वाला भाग है तो सबसे पहले तो किसका लगता है? गुजरात का, ठीक है। फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये हो गया आपका राज्य। देखना कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 राज्य हो गया जिसका सीमा किससे लगता है? तो हो जाएगा आपका समुद्र से। जैसे समुद्र से तो लग ही रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अरब सागर है, यहाँ पे आपका हिंद महासागर है और यहाँ पे क्या है? तो ये आपका बंगाल का खाड़ी, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा किसका लगता है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात का, सबसे ज़्यादा गुजरात का। सबसे कम तो ये हो जाएगा आपका गोवा का। सेकंड बड़ा तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है। सेकंड बड़ा तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। वहीं अगर यूटी के बारे में बात करते हैं तो देखना दमन द्वीप, दमन द्वीप कहाँ पर है? तो यहीं पे है, गुजरात के पास ही। तो पहला तो हो जाएगा आपका दमन द्वीप, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका पुडुचेरी, पुडुचेरी। तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा आपका लक्षद्वीप। और चौथा होगा आपका अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप यहाँ पर है ना और यहाँ पर अंडमान निकोबार है तो इसका सीमा भी लग रहा है और आपका पुडुचेरी का भी लग रहा है और आपका मालदीव का भी लग रहा है। आना नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कितने रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में किया गया तो क्या हो जाएगा? 2000। भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुका है? तो इसको अगर ऐड कर लेते हैं तो 4 बार हो जाएगा। पहली बार हुआ था 1946, फिर हुआ 1978, फिर हुआ 2016 और फिर हुआ आपका 2023। इसमें कितना का नोट बंद किया गया? तो ये हो जाएगा अभी आपका 2000 करेंट का है, ठीक है। चूँकि 2000 के नोट से करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था तो इसीलिए 2016 में कितना का बंद हुआ था? तो 1000 का और आपका 500 का, ठीक है। और नया नोट लाया गया था। इसके पहले मतलब देखो अब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। अगर बात करते हैं कि अभी तक टोटल कितनी बार हुआ है तो 4 बार। स्वतंत्रता से पहले 2 बार, स्वतंत्रता के बाद 2 बार, टोटल मिला करके 4 बार, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा नोट कौन सा चलता था? तो ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। इसको भी आगे रख के क्या किया? तो बंद कर दिया गया। कौन किया? आरबीआई। आरबीआई के बारे में देखा तो स्थापना कब हुआ था? 1935, ठीक है। इस समय मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में। 1937 में क्या हुआ? मुख्यालय आपका मुंबई में हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखना 1949 में क्या हुआ? इसका नेशनलाइजेशन हुआ। पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ ये थे आपके पहले गवर्नर। लेकिन अगर आपसे पूछता है पहले भारतीय गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके सीडी देशमुख। और अभी इनके नाम पे क्या हो रहा है ना कि मुंबई का जो चर्च गेट है उसका नाम चेंज किया गया इन्हीं के नाम पर। और अभी कौन है? अभी आपसे बात करता है 2023 में, तो ये हो जाएगा आपका शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22,
हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है? ये क्या हो जाएगा आपका पुर्तगाल। लेकिन पहली बार कौन किया था? तो पहली बार हो जाएगा आपका नीदरलैंड। इच्छा मृत्यु क्या हो गया कि अगर वो आदमी मरना चाहता है तो मरे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी जाएगा जाके मर जाएगा। स्विट्जरलैंड में तो फाइनली इसका मशीन बनाया गया है। स्विट्जरलैंड में क्या है कि एक छोटा सा इस टाइप का मशीन है, आदमी जाएगा इसमें जाके लेटेगा और बिना पेन हुए, मतलब बिना कोई दर्द का वो मर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी गुस्सा आया, कुछ भी हुआ, जाकर के सो जाएगा और मर जाएगा, नहीं। उसके लिए मतलब होता है कि आदमी अगर बीमार है, बहुत दिन से उसका इलाज चल रहा है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, वो बच नहीं सकता है, वो बहुत तकलीफ में है, तो क्या होता है, आदमी इसको यूथेनेशिया बोलता है, तो आदमी यूथेनेशिया का प्रयोग कर सकता है। भारत में है तो हाँ, भारत में देखो, अगर आप अदर कंट्री देखोगे ना तो वहाँ आपका एक्टिव और पैसिव, ठीक है, एक्टिव यूथेनेशिया और आपका पैसिव यूथेनेशिया दोनों लीगल है। लेकिन हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया लीगल है। पैसिव यूथेनेशिया, मान लो कि कोई आदमी बहुत दिन से बीमार है, बहुत खर्च हो रहा है, बहुत तकलीफ में है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है और 100% आशा है कि वो अब ठीक होगा भी नहीं, तो क्या होता है कि जो भी इलाज से उसको जिंदा रखा जा रहा है, मतलब बस उसका सांस चल रहा है, तो उस इलाज को रोक दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो आदमी मर सकता है। लेकिन एक्टिव यूथेनेशिया मतलब क्या होता है कि मतलब उस टाइप का इंजेक्शन, दवा कुछ भी दे दिया जाएगा और फिर वो आदमी मर जाएगा। जैसे स्विट्जरलैंड में पता है कि इस टाइप का मशीन बना हुआ है, कोई भी जाके लेटेगा और बिना थोड़ा सा भी दर्द हुए उस आदमी का जान निकल जाएगा, ठीक है। और अभी हाल ही में कौन चालू किया? तो पुर्तगाल। पुर्तगाल के बारे में बात करते हैं, तो इसकी राजधानी लिस्बन, ठीक है। और यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट आदमी जिसका नाम क्या है? एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस कौन है ये? तो देखिएगा, यूनाइटेड संघ के, यूएनओ के अभी कौन है? महासचिव, यूएनओ के महासचिव, ठीक है। चलिए आइएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 23, ट्विटर के नए सीईओ कौन बने? बहुत उठापटक चल रहा है इसमें, जब से कौन, तो वो आपके एलन मस्क इसको खरीदे हैं। जिस समय एलन मस्क खरीदे थे उस समय एक भारतीय मूल के अमेरिकी कौन बने हुए थे ट्विटर के सीईओ, जिनका नाम क्या था? पराग अग्रवाल। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे ही एलन मस्क इसको खरीदा तो उसको हटा दिया, पूरा नहीं खरीदा था, थोड़ा बहुत क्या आधा से ज़्यादा शेयर खरीद चुका था। बात करते हैं तो अभी कौन है? अभी नवीनतम बनी है लिंडा यकारिनो। कौन? लिंडा यकारिनो। वहीं बात करते हैं नील मोहन, तो ये यूट्यूब के सीईओ हैं, ठीक है। किसके? यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब के सीईओ और भारतीय मूल के हैं। वहीं बात करते हैं सुंदर पिचोई, ये कौन है? तो ये गूगल, ठीक है, गूगल और आपका अल्फ़ाबेट इसके सीईओ हैं, ये भी भारतीय मूल के हैं। और सत्या नडेला, ये किस चीज़ के? तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और ये भी आपके भारतीय मूल के ही हैं, ठीक है। आइएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? अब देखो, हड़प्पा सही में जब आप इसको डिटेल से पढ़ोगे ना तो लगेगा कि सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आज से सोचो कि 2500 BC के टाइम पीरियड में था ना, ये लगभग 2500 BC के टाइम पीरियड में था, और अभी क्या चल रहा है? तो 2023, ठीक है। मतलब 4500 साल पहले, 4500 साल पहले सिर्फ हमारे भारत में एक ऐसा सभ्यता चल रहा था जो पूरी तरह से शहरी था, नगरीय था। मतलब आज भी आप अगर किसी गांव में जाओगे तो इतना अच्छा शहर नहीं, इतना अच्छे से घर नहीं बना हुआ होगा सिस्टमेटिक ढंग से, जितना अच्छे 4500 साल पहले हमारे भारत में सिंधु सभ्यता था। अगर आपसे पूछता है कि पूरे विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता, तो मेसोपोटामिया का हो जाएगा। पूरे विश्व में सबसे पहले शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता हो जाएगा। पूरे विश्व में पहली ऐसी सभ्यता जो लिखने का कला शुरू किया वो हो जाएगा आपका सुमेरिया की सभ्यता, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, तो सिंधु सभ्यता से उन्नत जल प्रबंध कहाँ से मिला है? तो ये हो जाएगा आपका धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। और इस समय का जो शहर था बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है सिंधु घाटी सभ्यता। धौलावीरा से अगर कनेक्ट करोगे तो कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में, ठीक है। और देखिएगा, इसको अभी यूनेस्को में शामिल किया गया। किसको? धौलावीरा को, यूनेस्को, ठीक है। और कितने नंबर का साइट बना है यूनेस्को का? 40वें नंबर का, ठीक है, 40वें नंबर का साइट बना है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल यूनेस्को में शामिल है तो धौलावीरा। और कब शामिल किया गया था? तो 2021-22 के लगभग में। वहीं बात करते हैं राखीगढ़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता का पहला संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ है? तो ये है आपका हरियाणा में। अब संग्रहालय में सब सारा सामान रहेगा जो भी हड़प्पा सभ्यता के खुदाई से मिला है, तो आदमी जाके देख सकता है, ठीक है। और देखना है यहाँ पे, जैसे लोथल कहाँ है? तो ये है आपका गुजरात में और भोगवा नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिएगा हर मामले में ये एक्सेप्शन मिला था। जैसे अगर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता में
हर घर मतलब जितना भी घर था सबका दरवाजा और खिड़की पीछे की ओर खुलता था, मतलब मेन रोड की ओर नहीं खुलता था। एकमात्र स्थल लोथल, वहीं से क्या हुआ कि जो दरवाजा और खिड़की है मेन रोड की तरफ खुलता था। और तो एकमात्र बंदरगाह भी था, एकमात्र नहीं और भी बंदरगाह था, लेकिन भारत में हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था, तो ये हो जाएगा आपका लोथल। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 25, दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है, नाम क्या है, दस्त ए लूट, तो ये हो जाएगा आपका ईरान। ठीक है, ईरान के बारे में बात करते हैं तो इसका कैपिटल हो जाएगा तेहरान। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है भारत का एक बंदरगाह जिसका नाम क्या है, चाबाहार बंदरगाह। चाबाहार बंदरगाह कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका ईरान में। और देखिएगा भारत पर पहला विदेशी आक्रमण भी किसके द्वारा किया गया था, तो ईरानी द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और दूसरा किया गया था यूनानी के द्वारा। ठीक है, चलिए और देखिएगा जैसे यहाँ पे दस्त ए लूट रेगिस्तान कहाँ है, ये है आपका ईरान में। अगर आपसे बात करते हैं पूरे विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और नाम क्या है, तो सहारा। ठीक है, भारत में रेगिस्तान, तो देखिएगा भारत में आपका राजस्थान में पड़ता है और इसका नाम क्या है, थार। वहीं बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ये हो जाएगा आपका गोबी। ठीक है, गोबी रेगिस्तान कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ेगा आपका एशिया में। और एशिया में अगर कंट्री पूछ लेता है तो चीन और मंगोलिया। ठीक है, चीन और मंगोलिया के पास पड़ता है। जब आप देखोगे ना तो इंडिया का मैप है ऐसे आपका, उसके बाद फिर ऊपर आपका मंगोलिया, फिर उधर आपका रसिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है, मतलब जो जलधारा चलता है वो ठंडा भी होता है बड़ा भी होता है। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ लेता है कि कौन सा ठंडा है कौन सा बड़ा है, गर्म है, मतलब देखिएगा ठंडा नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा लेब्राडोर ये भी आपका ठंडा वाला है। ठीक है, कनारी ये भी आपका ठंडा वाला है, और आपका फॉकलैंड ये भी आपका ठंडा जलधारा है। तो बचा कौन, क्यूरोसियो ये आपका गर्म जलधारा है। ठीक है, गर्म जलधारा। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये हो जाएगा आपका क्लोरीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरीन। देखिएगा क्लोरीन जब अगर पानी में बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो पानी में झाग भी आने लगता है। तो पानी में झाग भी किसकी वजह से आता है, क्लोरीन के वजह से ही आता है। और देखिएगा अगर बात करते हैं तो जैसे देखिएगा ये कोई भी चीज़ खरीदते हैं पैकेट, जैसे कुरकुरे लेज वगैरह का पैकेट पूरा कड़ा सा फुला हुआ होता है, उसमें कौन सा गैस भरा हुआ होता है, तो वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो हर अम्लीय चीज़ में क्या पाया जाता है, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। नियॉन के बारे में बात करते हैं तो जो बल्ब वगैरह होता है उसमें आर्गन, नियॉन और नाइट्रोजन गैस वगैरह भरा जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, कितने वर्षों के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 5। अब देखो यहाँ पे नियुक्ति आया है, नियुक्ति मतलब क्या हो गया, 3 चीज़ होता है, एक होता है आपका नियुक्ति, एक होता है आपका निर्वाचन और एक होता है आपका मनोनयन। ठीक है, नियुक्ति किसका होता है, तो देखना यहाँ पे दिखा है राज्यपाल का। ठीक है, राज्यपाल का क्या होता है, नियुक्ति। वहीं बात करते हैं जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री भी नियुक्ति होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। प्रधानमंत्री का क्या होता है, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ था। प्रधानमंत्री का क्या होता है, नियुक्ति। हम लोग जो वोट डालते हैं वो प्रधानमंत्री को नहीं देते, हम लोग किसको देते हैं, लोकसभा मेंबर को। ठीक है, और लोकसभा मेंबर में जो भी पार्टी जीतता है उस पार्टी के नेता को क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। मनोनयन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में 12 लोगों का क्या किया जाता है, मनोनयन, मतलब राष्ट्रपति को जो सही लगता है किसी भी क्षेत्र में तो उसको क्या कर देता है, चुन लेता है। नियुक्ति, तो राज्यपाल का क्या होता है, नियुक्ति होता है, किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और अगर बात करते हैं राज्यपाल का पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 153। ठीक है, और देखिएगा एक चीज़ और याद रखिएगा कि 5 साल के लिए बनता तो जरूर है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, प्रसाद पर्यंत, इस चीज़ को याद रखिएगा, इस वर्ड को ही, प्रसाद पर्यंत। अब ये क्या है, मतलब राष्ट्रपति का जब भी मन करेगा तो वो राज्यपाल को हटा सकता है, मतलब आज बनाया और आज के सामने हटा भी सकता है, इसी को कहते हैं प्रसाद पर्यंत। ठीक है, जैसे अभी बिहार के भी गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, अभी हाल ही में बनाए गए थे 13
13 राज्य में इकट्ठे राज्यपाल अभी चेंज किया गया था, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब देखिएगा राज्यपाल को अगर आप बोलोगे ना तो एक शब्द वो किसी भी राज्य में बैठा हुआ केंद्र सरकार का एजेंट होता है, ताकि राज्य सरकार क्या कर रहा है वो केंद्र सरकार को बता सके। किसी भी बिल को पास कराने के लिए राज्यपाल का साइन जरूरी होता है। केंद्र में किसका साइन जरूरी होता है? तो राष्ट्रपति का, और राज्य में किसका साइन जरूरी होता है? राज्यपाल का। अगर ये दोनों का साइन नहीं होगा तो कोई भी बिल आगे जाकर के विधेयक एक्ट नहीं बन पाएगा। और वही होता है कि राज्यपाल मेनली एक एजेंट के तौर पे बैठा होता है राज्य में, ताकि वो केंद्र सरकार को राज्य में क्या हो रहा है, सही गतिविधि गलत गतिविधि, वो केंद्र सरकार को बता सके। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है? इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो ये हो जाएगा आपका 8। अब शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? तो वैसा डांस जो प्रॉपर एक वे में किया जाए, प्रॉपर कॉस्ट्यूम में किया जाए, जिससे हमारा संस्कार और संस्कृति झलके, उसको क्या कहा जाता है? शास्त्रीय नृत्य। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका ओडिसी। ठीक है, अब देखना यहाँ पे टोटल कितना है, ये है आपका 8। जैसे देखिएगा कथक, ठीक है, कथक ये कहाँ का है? तो ये है आपका उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर भारत में होता है। वहीं देखिएगा कथकली, कथकली, और एक देखिएगा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है? तो ये है आपका केरल का। ठीक है, और देखिएगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये कहाँ का है? ये है आपका तमिलनाडु का। और देखिएगा कुचिपुड़ी, ये सब आपका शास्त्रीय नृत्य ही है। कुचिपुड़ी ये है आपका आंध्र प्रदेश का। और देखिएगा ओडिसी, ये है आपका उड़ीसा का। और देखिएगा मणिपुरी, नाम से ही पता चल रहा है, मणिपुर का। टोटल कितना हो गया? 7 ही हुआ। एक और कोई बचा हुआ है, एक देखिएगा सत्रिया। ठीक है, ये कहाँ का है? ये है आपका असम का। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे ही पूछ लेगा, कोई भी इसमें से नाम दे देगा, एक गलत दे देगा, बोलेगा बताइए कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1953। कंफ्यूज करने के लिए 56 भी दिया हुआ है। अब देखो, अंग्रेज के समय इतना ज़्यादा उथल पथल नहीं मचा था जितना अंग्रेज के जाने के बाद हुआ था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जाते जाते गया तो, लेकिन भारत और पाकिस्तान को बांट दिया। उसमें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ। उसके बाद भारत में भी हो रहा था कि अब भारत में शासन व्यवस्था कैसे चलाया जाए। जैसे में अंग्रेज था उस समय दूसरे टाइप से चलता था, रियासत जैसा, लेकिन भारत में अब राज्य व्यवस्था कैसे चले, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। कितना लोग बोल रहे थे कि भाषाई आधार पर मेरा ये राज्य बना दो, मेरा वो राज्य बना दो। सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ था आपका साउथ बेल्ट में, वो भी कहाँ? तो जहाँ पे लोग तमिल भाषा बोलता था, उसमें से एक नाम है पोट्टी श्री रामल्लू। ठीक है, वो 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठे और इनका डेथ भी हो गया। तो बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क गया कि भाषाई आधार पर राज्य बनाने बोल रहे हैं, वो भी राज्य नहीं बना रहा है। ठीक है, मतलब देश नहीं बना रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ? अब देखो, ऐसे ही कैसे भाषाई आधार पर बना देता? अगर भाषाई आधार पर बना दे रहा था तो हम साउथ में नहीं जा पाते, क्योंकि हमको साउथ का लैंग्वेज नहीं आता, वो लोग इधर नहीं आ पाता, तो दिक्कत होता ना। तो सब कुछ देख के बनाना था। तो ऐसा क्या हुआ था कि 2 बार, मतलब 3 आयोग बनाया गया था। कौन कौन सा? तो पहले था आपका एस.के. धड़ आयोग। ठीक है, शॉर्ट में इसको धड़ आयोग भी बोला जाता है। ये भी बनाया गया बस ये जांच करने के लिए कि भाषाई आधार पर राज्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। कब बनाया गया था? 1948 में। लेकिन ये बोला कि नहीं, भाषाई आधार पर बिल्कुल भी राज्य बनाना सही नहीं होगा फ्यूचर के लिए। उसके बाद फिर जेवीपी समिति बनाया गया। ये भी कब बनाया गया? तो ये भी बनाया गया आपका 1948 में। देख रहे हो, देश की आज़ादी के 1 साल बाद ये सब हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल, 3 लोग की अध्यक्षता में कमेटी बनाया गया था। इनका भी कहना था कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्य बनाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उसके बाद इसका जो रिपोर्ट आया ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा हल्ला हंगामा होने लगा। तो आनंद फानंद में क्या किया गया? 1953 में आपका आंध्र प्रदेश को राज्य बना दिया गया था। कैसे? तो भाषाई आधार पर। और सिर्फ ये पुट्टी श्री रामल्लू की वजह से बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क गया था जब वो उनका डेथ हो गया। उसके बाद फिर क्या किया गया? 1953 में, ठीक है, 1953 में एक आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? तो फजल अली आयोग। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली ही थे। और ये भी आपका 3 मेंबर का था। एक थे आपके हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे थे आपके के एम पनिक्कड़।
फिर इनके अकॉर्डिंग बना दिया गया भाषाई आधार पर राज्य, लेकिन ऐसा नहीं किया गया कि अगर कोई गुजराती जानता है तो बस वो गुजरात में ही रहेगा और कहीं नहीं जा सकता है, या फिर जो गुजराती नहीं जानता है वो गुजरात नहीं जाएगा। इस सब चीज़ का ध्यान दिया गया। और ये अपना रिपोर्ट कब पेश किए, देखिएगा ऑप्शन जानबूझ के ऐसा दिया गया था। 1953 में ये आयोग बना और 1956 में अपना रिपोर्ट पेश किए, और उसके बाद फिर कितना राज्य बनाया गया, तो 14 राज्य प्लस 6 यूटी, मतलब 6 केंद्र शासित प्रदेश। अभी कितना हो गया है, तो अभी 28 राज्य और 8 यूटी अभी प्रेजेंट में हो चुका है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डेली 30 क्वेश्चन का ही कलेक्शन देखेंगे, और फिर हमारे क्लास में होते रहता है जहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, प्रॉपर मैथ सब कुछ का कलेक्शन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित ही क्वेश्चन को चूज करके लाए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कहने को 30 क्वेश्चन है, आप इससे देखोगे 100 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन निकल चुका है। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह से क्वेश्चन का कलेक्शन देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो हमारे कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आइए, जहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का इस तरह का प्रॉपर सेट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।